आइए हम जीएसटी पर बात करते हैं। और बात हो रही है आज हमारे जीएसटी के टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का समय, और उसके साथ दूसरा टॉपिक चलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। दो पर बात होगी आज। टाइम ऑफ सप्लाई उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो इसलिए उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी केवल वह करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक है उसमें वो सारी बातें कवर होंगी। इन जनरल हमारे टाइम ऑफ सप्लाई में जिस दिन जिस समय गुड्स की डिलीवरी होती है, और डिलीवरी कब मानी जाती है, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, और डेट ऑफ डिलीवरी कब मानी जाती है, व्हेन द गुड्स इज लोडेड फॉर डिलीवरी। जिस समय माल का लोडिंग किया जाता है, लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, उसी दिन गुड्स की डिलीवरी मान ली जाती है। जब सपोज़ कि हमने गुड्स की लोडिंग की और मान लीजिए कश्मीर से माल चल रहा, जम्मू से माल चला, सेब का ट्रक था, वो भर का लोड किया, और वो हमने लोड किया 18 नवंबर को, और उसको यहाँ अजमेर पहुँचना था मान लीजिए 20 नवंबर को, 20 नवंबर को उसको आना था, पहुँचना था अजमेर में। जम्मू से रवाना हो रहा 18 तारीख को लोड होने के बाद, और 20 को उसको अजमेर पहुँचना था। ये जम्मू से रवानगी और अजमेर उसका अराइवल है। परंतु दिल्ली में आकर पता लगा कि भाई लॉकडाउन की स्थिति है और ट्रक को पास होने की परमिशन नहीं है, तो वो 19 और 20 को दिल्ली में पड़ा रहा। जब दिल्ली से वो वहाँ से पास हुआ और दिल्ली के बाहर निकला तो देखा लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, और फिर 21 तारीख को वो नहीं पहुँच सका। अल्टीमेटली वो ट्रक यहाँ पर 23 नवंबर को पहुँचा, 23 नवंबर 2020 को पहुँचा। तब भी माना यही जाएगा कि 18 तारीख को, 18 नवंबर को वो माल वहाँ से जब रवाना हुआ था लोड हो करके, तभी वो माल पहुँचना मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ मानी जाएगी। 18 तारीख को माल की सप्लाई मानी जाएगी, चाहे बीच में वो कितनी जगह होल्ट रहा हो, किसी वजह से वहाँ पर उसको परमिशन नहीं मिली हो निकलने की, या वो जो कोई प्रॉब्लम रही हो, तब भी उसी तारीख से जीएसटी का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है। अब जीएसटी के कैलकुलेशन में इसकी जो थ्योरेटिकल बातें जितनी भी हैं, ये प्रैक्टिकल टॉपिक इसका आ रहा है और उसमें सारी कवर होंगी, और वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। खास टॉपिक तो ये है। उसमें केवल डेट की बात रहेगी, वो डेट की जब बातें इससे समझ में नहीं आएगी, जब क्वेश्चंस हम टेकअप करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो बात आती रहेगी किस तरह से हमें जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई को टेकअप करना है। वो तो नहीं, हमने तो नहीं देखा उसको। अच्छा, मिल गया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी उसकी, या किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, उसमें अपना टाइम ऑफ सप्लाई के बातें आती रहेंगी, कब कैसे सप्लाई इसको किया गया है। तो ख़ास टॉपिक शुरू होगा ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब ये हुआ कि जो जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा वो किस वैल्यू पर किया जाएगा।
तो जो सप्लाई की वैल्यू है उसी पर जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। 5%, 8%, 20%, जो कोई भी परसेंटेज दिया जाए उसका कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई पर होगा, कितने रुपए पर माल सप्लाई किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो भी वैल्यू होगी उसको अपना कॉस्ट है प्रोडक्ट की प्लस प्रॉफिट मार्जिन है उसका, डिस्काउंट वगैरह जो कुछ भी है वो सारा इसमें कैलकुलेट कर लेना होगा। यदि कैलकुलेट किया हुआ दे रखा है तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, उस वैल्यू पर सीधा जीएसटी कैलकुलेशन ले लेना है एट दी गिवन रेट। और यदि ये नहीं है तो पहले सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, उसके बाद उसको टेकअप किया जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई किस प्रकार से हो सकती है कैलकुलेशन। और आइए हम अब टॉपिक निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 273 पर बात करते हैं। अब यहाँ से आपको सावधान रहना है। एक बात, दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि ये टॉपिक सिंपल होगा तो इसको मजबूती से पकड़ना है। 273 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, गॉट इट? आगे पीछे इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये रहा। आप कौन सा पेज 255 देख रहे हो? 273। वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ तो पेज नंबर निकालो 273, ये टॉपिक तो यही है। ये तो 255 कितने सारा 85 है। अरे अरे कुछ इसमें पेज नंबर अलग दे दिए क्या? 273 पे तो कुछ भी नहीं है। ओह ये क्वेश्चन नंबर ये हुआ ना, निम्नलिखित विवरण में केंद्रीय माल है फिगर है ये 8,20,000। हाँ तो इसके पहले होगा नहीं सर, 2,20,000 है ना, ये 8 लाख है, 20,000 है, कौन सा दे दिया इसने? 10 लाख, ये इसके बाद का है। पेज नंबर कुछ गड़बड़ दे दिए। वैल्यू सप्लाई तो सही बोल रहा, 10 लाख। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो एक नहीं दे रखा। चलिए इस पर देख लेना आप। 8 लाख है, फिर किसके बाद है? नीचे क्या है 8 लाख के बाद? 8 लाख के 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, हाँ 8,000 रुपये, हाँ 2,000, हाँ 12,000, 4,000, 20,000, 60,000। अच्छा फिगर वो ये है, ये ऊपर का चेंज किया है 8 लाख, हाँ तो इसको 10 लाख मान लेंगे। ओके पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत कर योग्य आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण कीजिए। हाँ माल की आपूर्ति का अनुबंधित मूल्य है 12% जीएसटी सहित 10 लाख रुपए। जीएसटी सहित है, ध्यान रखना। हाँ आपूर्ति के अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित शामिल है। प्राथमिक पैकिंग की लागत 20,000 रुपये। हाँ सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग की लागत 10,000 रुपये। स्थापना पूर्व की नियोजना के संबंध में परामर्श शुल्क 8,000 रुपये, परीक्षण शुल्क 2,000 रुपये और कर CGST SGST को छोड़कर आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए 12,000 रुपये। अन्य सूचनाएं, अनुबंध की शर्त के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा एजेंट को दिया गया कमीशन 4,000 रुपये, आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए डिजायर एवं क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कार्य की लागत 20,000 रुपये। किराया भाड़ा एवं बीमा व्यय आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 60,000 रुपये। और माल का आपूर्तिकर्ता माल के अनुबंध पर 2% व्यापारिक भत्ता प्रदान करता है जो माल के बीजक में दर्ज किया जाता है। यह जहाँ कहीं आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करते हुए सम्मिलित करने अथवा अन्य नहीं करने के कारण भी दर्ज कीजिए। बीजक में दर्ज कीजिए, इनवॉइस प्राइस निकाल लें। तो देखिएगा ये क्वेश्चन का नमूना हो गया आपका। इस तरह क्वेश्चन होगा। ये टॉपिक दूसरे टॉपिक के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होता है, तो ऐसे टॉपिक को मजबूती से पकड़िए।
समझ में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं हो उसमें, ठीक है ना। आगे के टॉपिक में थोड़ी कठिनाइयाँ होगी तो उसमें फिर मेहनत ज़्यादा लगती है, तो क्वेश्चन करेक्ट हो सकता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। अब इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जीएसटी का। जीएसटी का कैलकुलेशन की रेट दे रखी 12%, उसने शुरू में दे रखी 12%, और ये तब होगा जब हमें मालूम है कि सप्लाई की कीमत क्या है। तो ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई की कैलकुलेशन आपके आ रही है। पहले हम मालूम करें कि सप्लाई कितने की हुई, जब ये मालूम हो जाए तो 12% उसका टैक्स कैलकुलेट कर लें, वो सिंपल काम है। तो सप्लाई कैलकुलेट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो कि माल की लागत क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। माल की लागत क्या है, माल की लागत से मतलब क्या होता है। जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए माल की लागत से तात्पर्य है माल की लागत प्लस यदि पैकिंग चार्जेस कोई हो वो, प्लस यदि स्पेशल पैकिंग की डिमांड करता है कस्टमर जो माल ले रहा है कि नहीं साहब इसको इस तरह से पैक करके लाइएगा ताकि किसी तरह का नुकसान नहीं हो, प्लस वो, प्लस यदि बीच में कोई डीलर है या कोई एजेंट है या कोई ब्रोकर है जिसको दलाल कहते हैं वो है, तो उनका कोई कमीशन है, वो कमीशन भी जोड़ दिया जाएगा। और इस टोटल लागत के बाद जो लागत होगी वही सप्लाई की वैल्यू मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि माल की आपूर्ति अनुबंधित मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो है 8 लाख रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब उससे जो एग्रीमेंट हुआ है कि ये माल कितने का भैया, तो उसने कहा भी 8 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा दूसरी जितनी भी लागत इससे संबंधित है वो अभी शामिल नहीं है, केवल माल की इसकी लागत है। अब माल की लागत है तो माल का लोड करना, अनलोड करना, माल का पैकिंग करना, माल को लोड करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको माल यहाँ से यहाँ लाना, ये सारे लागत इसमें जुड़ती चली जाएंगी। प्लस यदि बीच में कोई व्यक्ति है जो सौदा करा रहा है, दलाल का काम कर रहा है, एक एजेंट का काम कर रहा है, तो उसका जो कमीशन होगा वो भी जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तब जरा देखिए इस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 8 लाख, आपके 10 लाख रुपए शायद है ना, 10 लाख रुपए मानकर चलिएगा। आपूर्ति के अनुबंधित मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित है, जिसमें शामिल है ऑलरेडी इस 10 लाख रुपए में ये खर्चे शामिल हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक पैकिंग की लागत, प्राइमरी पैकिंग 20,000 रुपये शामिल है ऑलरेडी। यदि शामिल नहीं होता तो आपको शामिल करना पड़ता। बात समझ में आ गई। यदि 10 लाख रुपए केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स होती तब तो इनको शामिल करना पड़ता, पर उसने लिख दिया साफ कि ये ऑलरेडी शामिल हैं 10 लाख में। प्राइमरी पैकिंग की कॉस्ट है 20,000 रुपये। फिर उसके बाद कहता है सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर विशिष्ट पैकिंग कराइए, इसके 10,000 रुपये हैं। आप उसमें रखिए निगाह आपकी नोटबुक में। स्थापना पूर्व के नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क 8,000 रुपये। भाई कोई टेक्निकल चीज़ थी, मशीन थी, उसको यहाँ ला कर के स्थापित करना था, तो स्थापित करने के लिए पहले उससे कहा कि भाई आप अपने जो टेक्निकल आदमी इंजीनियर है उसको भेज दो, ये देख ले कैसे क्या क्या करना, हमारे पास ये स्पेस है जहाँ पर मशीन को लगवाना है। तो उनका इंजीनियर वहाँ से आया, मान लीजिए दिल्ली से माल आ रहा है, तो इंजीनियर आया दिल्ली से आकर के उन्होंने इंस्पेक्शन करके बताया कि नहीं ये मशीन यहाँ नहीं, यहाँ लगेगी क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से आपको लेबर को आने जाने में कन्वीनियंट रहेगा, यहाँ नहीं लग सकती, वहाँ लगेगी। वो इंस्पेक्शन करने के लिए आया, जांच करने के बाद चला गया, तो उसके आने जाने का खर्चा जो भी कुछ उसकी रेम्यूनरेशन होगी वो देना पड़ेगा, वो सब इसमें जुड़ जाएगा, ये वो खर्चा है।
परीक्षण शुल्क 2000 रुपये। फिर बाद में उस मशीन को जब एस्टेब्लिश कर दिया गया, इंस्टॉल कर दिया गया, तो फिर उसको टेस्ट किया, ठीक है, चला करके देखा भाई सब चल रही ठीक है कि नहीं, टेस्ट किया गया, उसका खर्चा वो भी जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कर आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए 12,000 रुपये, और कुछ दूसरे छोटे टैक्सेस है जो लगे थे वो भी अलग से दिए गए हैं, तो उसका खर्चा भी। जैसे मान लीजिएगा दिल्ली से माल चला, ठीक है, इंजीनियर वगैरह आके सब देख गया, जो एजेंट था वो भी आ गया, उसको भी कमीशन की बात कर ली, इतना कमीशन लगेगा करेगा, और जब माल लोड होकर के यहाँ आया ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जोड़ दी गई इसमें, और बीच में जो ये है तो टैक्स प्लाजा, टोल प्लाजा जो होते हैं, तो वहाँ पर उसका टैक्स पेमेंट करना पड़ा, तो टैक्स पेमेंट करना पड़ा तो वो जोड़ दो। तो इस तरह की ये सारी लागतें जो भी हैं ये दे रखी हैं, सब ऑलरेडी यदि जुड़ी हुई हैं तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि जुड़ी हुई नहीं है तो इन सबको पहले जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई? तो पहले लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ₹10 लाख, ये 10 लाख रुपए की कॉस्ट। ब्रैकेट में लिख लें इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं पैकिंग चार्जेस, स्पेशल पैकिंग, स्पेशल पैकिंग, और क्या था, फिर कंसल्टेंसी चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस हो गया। उसके बाद टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस हैं उनको भी जोड़ दें। ये इसलिए लिख दिया है ताकि आप जब समझना चाहें तो ये ध्यान रखें कि यदि ऑलरेडी ये इंक्लूड नहीं है तो इन सबको जोड़ना है, तब ये अमाउंट आएगा, ये नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में तो दे दिया कि इसमें शामिल है, पर कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें ये लिखा कि शामिल नहीं है, तो फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की आएगी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की आ गई 10 लाख रुपए। अब आगे क्या कहता देखिएगा, अदर इंफॉर्मेशन, commission paid to agent by recipient of supply under the terms of contract। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें ये प्रोविज़न था, ये सहमति थी कि जो भी बीच में हमारा सौदे कराने वाला व्यक्ति, जो एजेंट होगा, जो ब्रोकर होगा, उसका कमीशन आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं और ये मकान बने बनाए खरीदते बेचते हैं, तो बीच में कोई दलाल होता है, हैं, जो दोनों पार्टी से कमीशन लेता है, जो सेलर होता है उससे, जो परचेजर होता है उससे। तो वैसे इनमें एग्रीमेंट ये है कि भाई जो कमीशन एजेंट को देना वो आपको देना है, हमें नहीं देना है, आपको देना, आप डिसाइड कर लो। वो कहते ठीक है साहब मैं एग्री करता हूँ, तो वो भी जोड़ें। वो जुड़ा हुआ अब नहीं है तो जोड़ें एजेंट्स कमीशन, क्योंकि इनके एग्रीमेंट में है ये, ध्यान रहे। कितना अमाउंट है एजेंट्स कमीशन का? 4,000 रुपये। ये जोड़िए, यहाँ लिख लेना एड, एजेंट्स कमीशन। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क प्रोवाइडेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई
20,000 रुपये के जो है इसकी इंजीनियरिंग की जोड़ने करने की लागत जो आ रही है, किसी स्पेशल व्यक्ति को बुलवाया गया कि भाई आप अपना आदमी भेज दो कोई जो इस मशीन की फिटिंग वगैरह सारे काम कर सके, वो आया, उसके चार्जेस। और वो बता रहा है 20,000 रुपये के कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग 20,000 रुपये, 20,000 रुपये ये जोड़ दिए इसके। फिर क्या कहता है उसके बाद, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय रिसिपिएंट, और आपके बीमा कराया है, माल वहाँ से रवाना हुआ तो बीमा कराया, कीमती माल होते हैं तो उनका बीमा कराया जाता, हो जाए चोरी हो जाए, डैमेजेस हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से नुकसान हो जाए तो उसके इंश्योरेंस चार्जेस। कितना अमाउंट? 60,000। 60,000 ये इंश्योरेंस चार्जेस 60,000। और क्या रहेगा ये, बस इंश्योरेंस चार्जेस 60,000। दी सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफर्स 2%, चलो डिस्काउंट की बात है बाद में करेंगे। आइए इनका टोटल करें। 80 × 84,000 हो रहा है। 10 लाख के नीचे लिखें 84,000। सेकंड कॉलम का टोटल करें 10,84,000। यहाँ लिखें ग्रॉस टोटल। उसने फिर आगे कहा कि जो भी अमाउंट होगा, द सप्लायर गुड्स ऑफर्स 2% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ गुड्स विच इज़ रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। फिर उसने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 2%, 2%, हाँ 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इसका ये नहीं इसका कर लें आप, गलत हो जाएगा, ध्यान रहे। उसने क्या कहा है उसका, यदि वो कहता है कि 2% ऑफ टोटल प्राइस तो टोटल प्राइस ये आएगा, वो कहता है 2% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेस, ये डिस्काउंट दे रहा है आपको, लेस ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 2% on contract price। अब लीजिएगा 10 लाख का 2%, बोलिए 20,000 या 2,000? 20,000, ये 20,000, ये -20,000 की है। अब लिखे हैं, हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये फॉर जीएसटी पर्पसेस, जीएसटी के लिए जो भी कैलकुलेशन है 12% उसने कहा फर्स्ट लाइन में ही वो इस अमाउंट पर होगा जो अब कैलकुलेट करेंगे। 10,64,000, 10,64,000 रुपये का माल हुआ जिस पर जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये नहीं कि आप उस पर कर दें, इस पर कर दें, इस पर कर दें, हर एक अमाउंट पर नहीं, उस अमाउंट सब तरह के अलग अलग होते हैं। तो जीएसटी जिस पर कैलकुलेट किया जाएगा वो अमाउंट क्या होगा, उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अब नीचे लिखिएगा, इसके कंटिन्यू कीजिएगा, देयरफॉर जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% इंटू 10,64,000, बोलिए 1,27,680, इट इज़ 1,27,680 रुपीज़। ये टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी ये देना पड़ेगा। लगा सिंपल है ना क्वेश्चन, इस है, हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए होगा भी नहीं, इसलिए इस टॉपिक को मजबूती से पकड़िए।
हम 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर अगले टॉपिक को शो करेंगे और वहाँ से फिर आपके दिक्कतें शुरू होंगी। ठीक है, इसलिए ऐसे टॉपिक का अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आपके और जो यूनिवर्सिटी में आया उसको टेकअप करते हैं। नेक्स्ट ये मेरी बुक में तो आपके देखिएगा कौन सा है, मेरे है 12,30,086। नेक्स्ट ये मेरे भी। हाँ चलिए, ये देखिए आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ MDSU 2018 में, 19 में देखो, और इसमें भी आया ML सुखाड़ी यूनिवर्सिटी। तो इससे पता लग जाएगा कि आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, मुझे नोट करना था, फिर आपको बैठना पड़ेगा। हाँ तो करो साथ साथ नोट कर लेते। हाँ करो गो हेड, कोई बात नहीं। ये तो देखो सेकेंडरी काम है तो सारा एडिटिंग में निकल जाएगा। हाँ ये मत समझो कि भाई आपका काम सफ़र करके हम रिकॉर्डिंग करें। इस लड़की का नाम पूछ लेना, कभी ज़रूरत हो तो बात कर सकें भी इसको। सर आप है ना, मैंने अपनी जो क्लास खत्म हो गया ना, उसके बाद आपको मुझसे आपसे कुछ बात करनी है इसी रिकॉर्डिंग के बारे में। हो गए। ये तो एक एग्जाम्पल सिंपल था केवल समझने के लिए। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है जो आपको बताएगा कि यूनिवर्सिटी के लेवल किस तरह का है, जिस पर कि ये क्वेश्चन हो सकता है। ये देखो क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये 1-2 क्वेश्चन ही है बस। चलिए, ये यूनिवर्सिटी में आ चुका, तीनों यूनिवर्सिटी में, और उसमें बता रहा, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से फिगर वही होंगे, उसमें तो पहले वाले में चेंज था, इसमें क्या है देखो। निम्नलिखित विवरण से केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 के तहत कर योग्य आपूर्ति मूल्य का निर्धारण कीजिए। देखिए टैक्स जो होता है वो अंडर सेक्शन 15 होगा, धारा 15 के अंतर्गत होगा। ठीक है,
मशीन का मूल्य माल एवं सेवा कर सहित, ठीक है, कर रहित, सॉरी रहित है, जीएसटी के अलावा 12 लाख रुपए का माल है। इसके बाद कहता है मशीन का मूल्य माल एवं सेवा कर रहित इतना है। मशीन के बीजक मूल्य में निम्नलिखित शामिल है। ये मशीन का बीजक मूल्य कहलाता है 12 लाख रुपए ये है, इनवॉइस प्राइस कहते हैं, ठीक है। इनवॉइस प्राइस का ध्यान रखना, नाम बार बार काम आएगा भी। इसमें निम्न शामिल है ऑलरेडी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, प्राथमिक पैकिंग 30,000 रुपये, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग 65,000, ढुलाई लदाई का खर्चा दे रखा है 20,000, फिर निरीक्षण व इंस्पेक्शन चार्जेस 6,000। मशीन के बीजक मूल्य में निम्न शामिल नहीं है। ये तो शामिल थे, यदि नहीं होता तो इन्हें भी शामिल करते, अब ये शामिल नहीं है। अब इनमें से हमें छांटना है कि किसको लें और किसको नहीं लें। आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से वसूल किए गए कर के अलावा CGST और SGST के अलावा, अब क्योंकि उसका कैलकुलेशन हमें करना है, उसके अलावा दूसरे जो टैक्सेस थे उसका पेमेंट किया है 12,000 रुपये जोड़ेंगे। फिर उसके बाद स्थापना पूर्व के नियोजन के संबंध में परामर्श शुल्क, कंसल्टेंसी फीस देखिए इसमें दे रखी, जुड़ेगी। फिर उसके बाद टेस्टिंग फीस देखिए इसमें दे रखा है, टेस्टिंग फीस आपके वो जुड़ेगा। टेस्टिंग फीस के बाद कहता है एजेंट को नहीं, टेस्टिंग फीस होगा, हाँ, सुरक्षित परिवहन के लिए प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर स्पेशल पैकिंग देखिए ये भी दे रखा, जुड़ेगा। फिर उसके बाद एजेंट का कमीशन ये भी दे रखा जोड़ने के लिए, ये जुड़ेगा। फिर अन्य सूचनाएं, किराया, भाड़ा एवं बीमा वे आपूर्तिकर्ता की ओर से प्राप्तकर्ता द्वारा चुकाए गए 80,000 रुपये ये जोड़े जाएंगे। फिर पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि, सब्सिडी मिली है, हमने पेमेंट नहीं किया है, सब सहायता तो मिलती है, प्राप्त होती है, तो वो इसमें कुछ नहीं करना, ना जोड़ना ना घटाना, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी क्वेश्चन टेकअप करेंगे तो। फिर कहता है अन्य पक्ष द्वारा मशीन की समय पर आपूर्ति करने के लिए सहायता राशि 20,000 रुपये ये जोड़ देंगे इसमें। फिर कहता है माल का आपूर्तिकर्ता 30 दिन की उधार देता है, इसके बाद भुगतान पर ब्याज वसूल करता है। आपूर्तिकर्ता ने ग्राहक से ब्याज वसूल किया 6,000 रुपये, तो ये भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे अभी डिटेल में। जहाँ कहीं आवश्यक हो उपयुक्त मान्यता करते हुए किसी मद को सम्मिलित करने अथवा नहीं करने के कारण दीजिए। अब ये देखिए आपके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ चुका, तो इससे आपको पता लग गया कि इस टॉपिक पर किस लेवल का प्रश्न हो सकता है। भाई पहले तो उदाहरण था तो इसलिए एक अनुमान नहीं लग सका, पर अब अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार है आपका कि इस तरह का क्वेश्चन होगा। और जब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है तो उसको, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। ओके, आइए ऊपर वही होगा हेडिंग, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ सप्लाई। और फिर जैसे अभी तक हम कैलकुलेट करते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करना और उसमें जोड़ने का काम करना। आइए, ये कहता है सबसे पहले हमें इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, माल का बीजक मूल्य 12 लाख रुपए फाइनल कॉलम में लिखें। एड, अब जोड़िए इसमें क्या क्या जोड़ना है।
इनवॉइस प्राइस मशीन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो ये वाली चीज़ें तो मिली हुई हैं, ऑलरेडी इंक्लूड है, इसमें लिख देते हैं। इट इंक्लूड्स क्या क्या शामिल है इसमें देखिएगा। प्राइमरी पैकिंग, ताकि ध्यान रहे आपको, इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम में इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, फिर उसके बाद लोडिंग चार्जेस, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस, ये ऑलरेडी शामिल हैं। यदि नहीं होते तो इनको शामिल करना पड़ता, इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब लिखें एड। द इनवॉइस वैल्यू ऑफ मशीन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, परंतु ये शामिल नहीं है, ये होना चाहिए, इनको अब जोड़ रहे हैं। एड, पहला टैक्सेस, ब्रैकेट में अदर देन CGST एंड SGST। ये जानते हो ना CGST और SGST क्या है? CGST तो सेंटर का है, SGST स्टेट का GST है। ओके, उसके अलावा है, और वो है राशि 12,000 रुपये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था? प्री कंसल्टेंसी चार्जेस, प्री कंसल्टेंसी चार्जेस है 10,000 रुपये। नेक्स्ट, टेस्टिंग 3,000 रुपये, टेस्टिंग चार्जेस 3,000। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक, ये स्पेशल पैकिंग 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट, एजेंट्स कमीशन 6,000। नेक्स्ट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, किराया और बीमा 80,000। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। फ्रेट एंड इंश्योरेंस हो गया आपका। सब्सिडी, ब्रैकेट में लिखें, यहाँ पर लिखें नील, फर्स्ट कॉलम में ब्रैकेट में लिखें इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ये सहायता की राशि सरकार से प्राप्त होगी, ये कॉस्ट नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ सकते, कारण ये लिख दिया। ठीक है, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद सब्सिडी हो गया। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन टू रेसिपिएंट 20,000 लिखेगा। सब्सिडी
received from third party, ये जुड़ेगी राशि और ये अमाउंट है 20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है सप्लायर ऑफ गुड्स प्रोवाइड्स क्रेडिट ऑफ 30 days आफ्टर दिस। अच्छा, ब्याज लगा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट 6,000 रुपीज़। ये पहले एक मिनट सुन लें, ये 3 बातों पर ख़ास तौर से ध्यान दें। सब्सिडी एक तरह की सहायता प्राप्त होती है जो सरकार से मिलती है, तो वो लागत का हिस्सा नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, सब्सिडी थर्ड पार्टी से मिल रही है। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ जो आपका माल सप्लाई करने वाला है और आपको माल सप्लाई करने वाले से मिलाने वाला जो थर्ड पार्टी होगी, ब्रोकर जिसको हम कहेंगे, दलाल या एजेंट होगा, वो उसने कहा भाई यदि आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे तो 20,000 रुपये उसके चार्जेस होंगे, तो वो 20,000 रुपये उसके चार्जेस हैं, तो इसको जोड़ दिया जाएगा। सब्सिडी यदि गवर्नमेंट से मिलेगी तो उसका कुछ नहीं करना है, ना जोड़ना है ना घटाना है, परंतु थर्ड पार्टी से ले होगी सब्सिडी तो वो जोड़ दी जाएगी। बात समझ में आ गई? अदर देन गवर्नमेंट कोई भी हो उसकी सब्सिडी जोड़ दी जाएगी। यदि आपने टाइम पर पेमेंट कर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि टाइम पर पेमेंट नहीं किया है तो उसके लिए ब्याज यदि वो कहता है तो जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, क्योंकि आपने टाइम पर पेमेंट कर दिया तो उसने आपको सुविधा दी तो वो घटाया था। तो यदि आप लेट पेमेंट करते हैं, ब्याज के रूप में देना पड़ता है, तो राशि इसमें जोड़ दी जाएगी। क्लियर होगी? अब टोटल कर लें फर्स्ट कॉलम का, बोलिएगा। 12, 22, 25, 35, 40, 1, 20, 26, 32, 52 आ रहा, 52,000 आ रहा मेरे टोटल में। 12, 10, 22, 25, 35, 10, 40, 46, 46, 80, 1,26,000, 26, 6, 32 और 20, 52,000 आ रहा है। इसमें क्या दे रहा? 1,51,000 नहीं, 52,000 आ रहा है। आपकी किताब में गलतियाँ कैसे आ रही, क्या बात है? फिगर बोलना, फिगर बोल। हाँ, 20, 6,000, 12, 20,000, 20,000, 6,000, हाँ, 15,000, 12,000, 80,000, हाँ, फिर 6,000। तो टोटल गलत आ रहा है आपका। आपका टोटल कितना है आप तो अपना करो ना। मेरे तो 51 आ रहा है। इस किताब में गलती बहुत आ रही, क्या बात है? अब तो 51 लिखिएगा। 1,52,000। सेकंड कॉलम का टोटल करेंगे तो 13,52,000 रुपये। क्यों भाई यही आ रहा? जी सर। क्या कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या? देख चेक कर लें, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। The supplier of goods offers 2% trade discount on the invoice price of goods which is recorded in the invoice for the goods। ओहो, अब आपके 2% जो है वो टैक्स डिस्काउंट देना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। सर 2% की 3%?
आपकी कितना है? 3% ले लो। The supplier of the goods offer 3% trade discount on the invoice price of good which is recorded in the invoice. ओके, ट्रेड डिस्काउंट ऑन इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस आपके दे रखी है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख इंटू 3% ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना? 36,000 लेस कर दें। $13,16,000 आ रहा मेरे। ओके, ये टैक्सेबल अमाउंट, ये कर योग्य राशि है जो जिस पर डिस्काउंट जीएसटी लेगा। क्या परसेंट है जीएसटी की रेट बोलिए? दे रखी क्या? नहीं दे रखा। तो यदि कहता तो जो भी 10%, 12%, 20% वो इसका लगता। ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है। क्लियर होगी बात? अब आज सिर्फ इतना ही लेंगे। अब इनकम टैक्स की बात करेंगे। इस पे उदाहरण में अब नहीं लूँगा, मैं सीधा चलूँगा। एक दो उदाहरण और लेने पड़ेंगे। एक या दो उदाहरण, मतलब कल और उदाहरण ले लेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे बात। ठीक है, एक वैरायटी और रह गई बाकी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। बोलो ये कैसा लगा अब आपको? कौन सी लाइट डिम डिम कर रही है पता नहीं। ये कर रही है, ब्लिंकिंग कर रही है। बंद कर दो, इससे नहीं। हाँ, ज़्यादा जोर पड़ता हो। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, फिर बात करते हैं इनकम टैक्स की। कल परसों पता लगेगा कैसा हो रहा रिकॉर्डिंग इसमें। ओके, आइए आपको वेलकम करता हूँ आज बीकॉम पार्ट 3 की इनकम टैक्स क्लास में। और हम शुरू कर रहे हैं आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली इनकम को हम किस प्रकार से टैक्स कर सकते हैं, उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से किया जा सकता है। जो बातें आज हम कवर करने जा रहे हैं, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड में, पहले तो होगा हाउस प्रॉपर्टी क्या है, उसका मीनिंग, फिर उसके बाद टैक्स किस पर कैलकुलेट किया जाता है, फिर टैक्स के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, और फिर उसके बाद टैक्स के यदि हमें कैलकुलेट करना है तो हम टैक्स को किस प्रकार से कैलकुलेशन करने के लिए एनुअल वैल्यू को बेस मानते हैं। इन बातों पर हमें आज चर्चा करनी है। ओके, यदि हमें इन पर चर्चा करनी है तो सिलसिलेवार शुरू करते हैं, और वो है हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी मीन्स कि यदि आपके पास कोई मकान है तो मकान पर कितनी इनकम मानी जाए जिस पर कि टैक्स लगाया जाए। तो आप कहते हैं कि एक्स कहता है कि नहीं मेरे तो कोई इनकम नहीं है, परंतु इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कहती नहीं इस मकान से तो आपको इतनी इनकम हो सकती है। क्योंकि मकान यदि संपत्ति आपके पास है तो कहीं मकान आपने ख़रीदा है बना बनाया, या मकान बनवाया है। यदि मकान ख़रीदा या बनवाया है तो कहीं से पैसा अरेंज किया है या पैसा अर्न किया है। अर्न किया तो वो एक प्रकार की इनकम है। यदि वो आप मकान नहीं बनवाते या ख़रीदते तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते तो कम से कम ब्याज की इनकम आपको प्राप्त होती। तो कुल मिलाकर के बात इतनी बनती है कि यदि आपके पास मकान संपत्ति है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोई इनकम है, और जब इनकम है तो इस पर रूल, उस पर इनकम टैक्स होना चाहिए। ओके,
जब इनकम टैक्स होना चाहिए तो इसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है टैक्स में कि किस प्रकार से हम उस इनकम को इनकम माने और उस पर टैक्स का कैलकुलेशन करें। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हाउस प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। हाउस प्रॉपर्टी जो मकान आपका है, चाहे वो मकान आपने किराए पर दे रखा है या स्वयं के रहने के लिए काम आ रहा है या आपने अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंद, बहन, माता पिता इत्यादि को दे रखा है रहने के लिए, किसी भी प्रकार का है, तो वो यदि मकान है तो उस पर कर होगा। मकान संपत्ति यदि मकान संपत्ति है तो उस पर कर होना चाहिए। नंबर 2, यदि मकान संपत्ति से लगी हुई कोई ज़मीन है, लैंड, और वो लैंड वेकेंट पड़ी हुई है तो और लैंड से भी आपको इनकम हो रही है तो वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम मानी जाएगी। मान लीजिएगा कि आपका मकान है और 200 वर्ग गज पर और 400 वर्ग गज का प्लॉट आपके मकान के पास खाली पड़ा हुआ, वो भी आपका ही है। आपने क्या किया कि ये पड़ा हुआ रहता है, उसको थोड़ा ठीक लेवलिंग किया, लेवलिंग करने के बाद छोटे मोटे फंक्शन के लिए उसको किराए पर देने लग गए। तो यदि आपने इस तरह से इनकम अर्न की है तो वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, किसी और की नहीं। परंतु ध्यान रहे कि इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि यदि आपके पास मकान तो है, मकान से के साथ लगी हुई ज़मीन भी है, प्लॉट भी है, परंतु मकान पर आप कोई इनकम प्राप्त नहीं कर रहे, किराए पर नहीं दे रखा, खाली पड़ा हुआ है, परंतु जो मकान से लगी हुई ज़मीन है वो किराए पर दे रहे हैं। तो यदि मकान से लगी हुई ज़मीन को किराए पर दिया है, मकान किराए पर नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस ज़मीन से होने वाली इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं माना जाएगा। उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मान सकते। प्लीज़ रिमेंबर इट। फिर सुनिएगा, यदि मकान संपत्ति है और मकान संपत्ति से लगी हुई कोई ज़मीन है और यदि दोनों को आपने किराए पर दिया है, मकान को भी किराए पर दिया है और मकान से लगी हुई ज़मीन पर से भी आप किराए से इनकम प्राप्त कर रहे हैं, तो दोनों को हम मकान संपत्ति के अंतर्गत। लाइट गई? आप बिल्कुल आप पॉज कर दो थोड़ा। अरे थोड़ा वेट कर रहे कर। हाँ, तो मकान से लगी हुई ज़मीन पर भी किराया पर दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में मकान से और ज़मीन से होने वाली इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानेंगे। इसका एक एक्सेप्शन फिर सुन लीजिएगा, और वो एक्सेप्शन ये है कि यदि मकान संपत्ति को तो आपने किराए पर नहीं दिया, पर मकान से लगी हुई ज़मीन को आपने किराए पर दिया और उससे इनकम प्राप्त हो रही है, तो वह इनकम मकान संपत्ति की इनकम नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती। तो ध्यान रखें, ये हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बात क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग में क्या होता है। अब आइएगा कि बात आप कर रहे हैं साहब इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे है, उस पर टैक्स होना चाहिए, ओके, पर टैक्स होगा कैसे? इसका उत्तर सुनिएगा। टैक्स के कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए सबसे पहले हमें मकान की एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य कहते हैं उसे, वो ज्ञात करना होता है। ये एक तरह का प्रोसीजर है कि किस प्रकार से हम एक मकान की वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। वो समय आएगा तब उस पर भी बात डिटेल में करेंगे। फिलहाल वार्षिक मूल्य का ध्यान रखिएगा कि एक मकान से एक वर्ष में
अनुमानित कितनी इनकम हो सकती है एक निश्चित तरीके से उसको ज्ञात किया जाता है, वही मकान का वार्षिक मूल्य कहलाता है। कैसे ज्ञात करेंगे, बात करेंगे इसके समय आने पर। फिर उसके बाद होता है कि जो करदाता है, असेसी जिसको हम कहते हैं, वह करदाता मकान का मालिक होना चाहिए, स्वामी, ऑनर ऑफ द हाउस, वो टैक्स पे करेगा। तीसरी बात इसमें ये होगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्वामी है वो करदाता हो, कभी कभी स्वामी निश्चित नहीं हो पाता। कैसे निश्चित नहीं हो पाता? पति ने मकान बनाया, पति के नाम है, परंतु किराया सारा मकान मालकिन के रूप में पत्नी ले रही है, तो मकान का स्वामी कोई और है, किराए की इनकम किसी और को हो रही है। या पत्नी ने मकान बनाया और पति सारी इनकम प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्पाउस जिसको कहते हैं, जीवन साथी, तो ऐसी स्थिति में उसे हम मकान मालिक मानेंगे। मकान मालिक है नहीं, मकान मालिक माना जाएगा। अब प्रश्न उठता, किसको मकान मालिक माने? पहली स्थिति, जब स्पाउस जीवन साथी वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ को जीवन साथी मानते हैं। ओके, तो जब जीवन साथी यदि कोई है और वो टैक्स इनकम हाउस प्रॉपर्टी की प्राप्त कर रहा है परंतु स्वामी नहीं है, तो स्वामी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यदि एक्स व्यक्ति है, एक वो मकान का मालिक है और मकान को किराए पर दिया, लेट आउट किया, और लेट आउट करने के बाद जो रेंट प्राप्त हो रहा है वो रेंट वाई प्राप्त कर रही है, जो उसकी वाइफ है एक्स की। तो रेंट कौन प्राप्त कर रहा? वाई। तो वाई तो स्वामी है नहीं मकान की, मकान तो नाम जो है वो एक्स के नाम है, उसके नाम में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर वाई को ओनर माना जाएगा, ओनर है नहीं, ओनर माना जाएगा। तो डीम्ड ओनर कहलाते हैं वो जो मकान का किराया प्राप्त कर रहे हैं परंतु मकान के मालिक कागजों में नहीं है। उसी प्रकार से यदि मकान मालिक ने मकान बनने के बाद मकान अपने नाम में रखा है परंतु जो किराए से होने वाली इनकम है वो अपने माइनर चाइल्ड को दे रखी है, अवयस्क बच्चे को, इट मीन्स who has not completed his or her 18 years of age, तो वो हमारा माइनर हो गया। तो यदि माइनर है तो माइनर को होने वाली इनकम, माइनर को वो स्वामी नहीं होने के बावजूद भी उसको स्वामी माना जाएगा और स्वामी मान करके इस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इसी प्रकार से यदि कोई ऐसी संपत्ति, मकान संपत्ति है जिसका विभाजन नहीं किया गया है, अविभाज्य संपत्ति, एक पिता है एक्स और उस एक्स पिता ने एक मकान बनाया और उस मकान के 4 पोर्शन बना दिए, A B C D, और 4 बेटे उसमें रह रहे हैं। मकान जो है पिता के नाम है मकान संपत्ति, परंतु उसमें उसके 4 पुत्र निवास कर रहे हैं अलग अलग, और चारों के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं मकान में। अब कौन इसका विभाजन नहीं हुआ, किराया कौन इसका प्राप्त कर रहा है, कौन टैक्स पे करेगा? तो यदि अविभाज्य संपत्ति है तो जो किराए की राशि प्राप्त कर रहा है, यदि A B C D अलग अलग प्राप्त करने तो अलग अलग, केवल A बड़ा भाई होने के नाते प्राप्त कर रहा सारी इनकम को, तो वो माना जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है कि सब मिलकर अलग अलग प्राप्त कर रहे हैं तो सब ये को ओनर्स होंगे इम्पार्शिएबल प्रॉपर्टी के, ये सब मिलकर के अलग अलग रूप से टैक्स पे करेंगे। तो जिस प्रकार से इनको इनकम प्राप्त होती जाएगी उसी प्रकार से इन पर टैक्स का कैलकुलेशन होता रहेगा। ये तो इम्पॉर्टेंट बातें हुई जब हम टेकअप करेंगे क्वेश्चंस
इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तब बातें ये आएंगी और क्लियर उस समय और होती चलेंगी किसको किस प्रकार से माना जाना चाहिए। यदि हमने कोई मकान संपत्ति बनाई, मकान संपत्ति बना करके किसी व्यक्ति को किराए पर दे दी, उस व्यक्ति ने किसी और को किराए पर दे दी, सब लेट आउट करना कहलाता, उप किराए पर दे देना। एक्स ने मकान संपत्ति बनाई, वाई को किराए पर दी, वाई ने लेकर के जेड को किराए पर दे दी, तो वाई को जो इनकम हो रही है वो उप किराए से हो रही है। एक्स को इनकम किराए से हो रही है, वाई को इनकम उप किराए से हो रही है। तो वाई जो इनकम प्राप्त कर रहा है, इस पर टैक्स कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। टैक्स तो होगा पर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। इसके लिए अलग हेडिंग होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय, वहाँ पर टैक्स होगा, ध्यान रखिएगा। उप किराए से आय। और अब अंत में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, और यहीं से फिर आगे की जो राह होगी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बनेगी। तो इसलिए इस बात को जान लीजिएगा कि जब हम टैक्स का कैलकुलेशन करें तो उससे पहले मालूम होना चाहिए कि मकान संपत्ति से आय कितनी हो रही है, और जब ये मालूम करें हम तो उसका एक निश्चित प्रोसीजर है इनकम टैक्स में लेट डाउन प्रोविजंस के अंतर्गत। इस प्रकार से इनकम का अनुमान लगाया जाना चाहिए कि नहीं तो क्या अलग अलग व्यक्ति होंगे, अलग अलग तरीके से उसका अनुमान लगाएंगे। तो इनकम टैक्स में जो प्रोसीजर लेट डाउन है, जो प्रोविजंस दे रखे हैं, उस प्रोविजंस के तहत उनके अनुसार इनकम का अनुमान लगाया जाएगा। और अनुमान लगाने के लिए हमें फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन कहलाता है एनुअल वैल्यू, हिंदी में कहेंगे वार्षिक मूल्य। तो अनुमानित इनकम को ज्ञात करने के लिए इनकम टैक्स में लेट डाउन प्रोसीजर के अनुसार सबसे पहले हमें मकान संपत्ति की काल्पनिक अनुमानित वैल्यू ज्ञात करनी होती है, और उस अनुमानित वैल्यू को ही हम टेक्निकल भाषा में एनुअल वैल्यू कहते हैं। दैट इज एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। अब प्रश्न ये उठता है कि वार्षिक मूल्य को ज्ञात कैसे किया जाए। तो वार्षिक मूल्यों को ज्ञात करने के से पहले हमें एक बात निश्चित करनी है, और वो ये निश्चय करना है कि मकान संपत्ति किस प्रकार की है। मकान संपत्ति किराए पर देने के लिए है या मकान संपत्ति स्वयं के रहने के लिए है। तो इस तरह से इस अनुमान को ज्ञात करने के लिए मकान संपत्ति को दो भागों में बांट सकते हैं। मकान संपत्ति जो किराए पर है, हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ लेट आउट, एंड द हाउस इज़ यूज्ड फॉर सेल्फ रेजिडेंस, या स्वयं के निवास के लिए उपयोग में लाए जाने वाली मकान संपत्ति। दोनों के लिए प्रोसीजर डिफरेंट है, अलग अलग तरीका है। पहले हम बात करेंगे और वो बात होगी कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट। यदि मकान संपत्ति को किराए पर दिया गया है तो उस मकान संपत्ति पर हम आय की गणना करने के लिए एनुअल वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।